दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा की साइंस का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। यह क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन का पहला पार्ट है, जिसमें हम आप सभी को बताएंगे 2011 से लेकर 2021 तक का जितने भी साइंस से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन काफ़ी सिंपल तरीके से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। यह क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम 2016 के साथ साथ 2021 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन में रहेगा 1, ऑप्शन बी में रहेगा 2, ऑप्शन सी में दिया गया 3, ऑप्शन डी में दिया गया है 4। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से भी इसी वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। ये मैट्रिक एग्जाम 2012, 15 के कंपार्टमेंटल वाले एग्जाम में, 2020 के साथ साथ 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था और आपके भी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो प्रकाश के परिवर्तन की बात करें या अपवर्तन की बात करें, प्रत्येक स्थिति में प्रकाश के 2 नियम होते हैं, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है। यह भी क्वेश्चन 2012 में और 2017 में भी पूछा गया था। तो दोस्तों, कौन ऐसा पदार्थ है जिसको लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो जल को लेंस बनाने में प्रयुक्त किया जा सकता है, कांच का भी प्रयोग लेंस बनाने में किया जा सकता है और प्लास्टिक का भी प्रयोग लेंस बनाने में किया जा सकता है। लेकिन ऑप्शन डी में दिया गया है मिट्टी, और मिट्टी का उपयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देखिए कि अवतल लेंस का आवर्धन, जिसे एम द्वारा सूचित किया जाता है, बराबर क्या होता है। मैट्रिक एग्जाम 2013, 2020, 2021 के साथ साथ 2021 के प्रथम और सेकंड पाली दोनों में क्वेश्चन पूछा गया था कि अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर क्या होता है। तो एम बराबर होता है भी बटा यू, जिसे वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतीक की ऊंचाई के नाम से हम लोग जानते हैं। तो एम बराबर भी बटा यू ऑप्शन ए में दिया गया है। अतः क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो है दोस्तों, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का जो मान हो जाता है वो क्या होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। स्नेल का जो नियम कहता है कि किसी भी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया और परावर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे साइन आई बटा साइन आर के रूप में लिखा जाता है। याद रखिएगा, सवाल 2015, 19 और 21 में पूछा गया था, इसलिए आपके भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल इसमें 6 कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा कैसा होता है। 2015-16 के एग्जाम पेपर में सवाल पूछा गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा काल्पनिक होता है और वस्तु के बराबर होता है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में एक और सवाल पूछे जाते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो कहिएगा वस्तु के बराबर होता है, सीधा होता है, आवर्धित होता है तथा काल्पनिक होता है। उसके बाद में है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, जैसे 2015 के एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा गया था, 2016 में पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था। तो हजामत बनाने के लिए या दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण के सामने चेहरे को रखने पर चेहरे का सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, जिससे हजामत बनाने में आसानी होती है। यही कारण है कि हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन 8 को देखिए कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का अस्थायी मात्रक
क्या होता है। मैट्रिक एग्जाम 2019 से लेकर 21 में सवाल पूछा गया था कि किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, अतः इसे मात्रक विहीन कहा जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, मात्रक विहीन। अगला सवाल क्वेश्चन 9 को देखिए कि वाहनों के साइड मिरर, जिसे पीछे देखने वाले दर्पण भी कहा जाता है, में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये भी सवाल 2019 के प्रथम पाली और 2019 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया था। तो याद रखिएगा, वाहनों के साइड मिरर यानी पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये साइड मिरर क्या होता है। यदि आप 4 चक्के वाले गाड़ी को देखे होंगे तो जहाँ पे ड्राइवर गाड़ी को चलाता है उसके बगल में एक शीशा रहता है, जिसे पीछे आने वाली गाड़ियों को देखता है, उसे ही साइड मिरर कहा जाता है। यानी पीछे देखे जाने वाली गाड़ियों के लिए एक दर्पण लगा होता है, जिसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। अब उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र है वो काफ़ी ही ज़्यादा विशाल होता है, जिससे बड़े से बड़े वस्तुओं का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बन जाता है, जिससे गाड़ी चलाने में आसानी होती है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वो वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अगला सवाल कहता है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो किस प्रकार से बनता है। तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। क्वेश्चन का सही जो ऑप्शन बी होगा, आभासी। उसके बाद में क्वेश्चन 11 कहता है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि आपके बुक में इसका आंसर 3 प्रकार के दिया गया बहुत सारे मॉडल पेपर में, और प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, समांगी माध्यम और विसमांगी माध्यम। तो आप इसका आंसर जरा देख लीजिएगा, 3 होगा या 2 होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 12 कहता है कि लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। पहला सवाल ये पूछा गया था 2013 के कंपार्टमेंटल में और 2021 के एनुअल एग्जामिनेशन में। तो लोहे को जिंक से लेपित करने की जो क्रिया है उसे जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहा जाता है। और लोहे को जिंक से लेपित क्यों किया जाता है। तो लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए ही उस पर जिंक का लेप चढ़ाया जाता है, जिस क्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। अगला सवाल इसमें 13 कहता है कि शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों याद रखिएगा, शाक सब्जियों को विघटित होकर वो कंपोस्ट बन जाता है, यानी खाद बन जाता है। तो इस क्रिया के दौरान ऊष्मा का अवक्षेप प्राप्त होता है, जिसके कारण इसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लीड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। दोस्तों याद रखिएगा, लीड नाइट्रेट को गर्म करने पर जो प्राप्त होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस होता है, जो कि ऑप्शन डी में है, NO2 और O2, जो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये चारों कथनों को देखना होगा, और चारों को देखिएगा तो आप पाएंगे कि Na2CO3 इंटू 10H2O जो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र दे रखा है, यही क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि यहाँ पे एक समीकरण दे रखा है, वो है 2H2 + O2, ये दोनों मिलकर बनता है 2H2O यानी हाइड्रोजन गैस, और ऑक्सीजन गैस के साथ हमें अभिक्रिया करानी पड़ती है तो ये H2O बनाता है, यानी जल बनाता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये इसमें संयोजित होकर ये अभिक्रिया कर रहा है। इसी कारण क्वेश्चन नंबर 16 का सही जो जवाब हो जाएगा वो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। देखिए, ऑक्सीकरण की क्रिया किसे कहते हैं। तो जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो क्रिया संपन्न होती है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि सांस लेने और छोड़ने में जो क्रिया होती है उसमें ऊष्मा का उत्पन्न होना अनिवार्य तो होता है, जिसके कारण ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। श्वसन भी उसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, इसमें भी ऊष्मा उत्पन्न होता है। भोजन के पचने में जो सहायक अम्ल है वो Cl होता है, इसमें भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। लेकिन ऑप्शन डी में दिया गया अवक्षेपण अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 18 कहता है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः कितना हो जाएगा। सबसे पहले जानिए कि कोई भी विलयन यदि लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा है तो वह विलयन तो अम्ल होगा नहीं, वह क्षार होगा। क्षार किस लिए होगा, क्योंकि क्षार का प्रकृति ये है कि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, साथ ही नीले लिटमस पत्र को लाल करने का जो कार्य है वो अम्ल कर देता है।
अब कोई भी पदार्थ लाल को नीला करेगा तो क्षार होगा और क्षार का पीएच मान 7 से लेकर 14 के बीच में होता है। तो ऑप्शन में देखिएगा तो 7 से लेकर 14 के बीच में ऑप्शन डी में दिया गया 10। द क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा 10। ये भी साल मैट्रिक एग्जाम 2012 में और 13 में पूछा गया था और आपके भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से उदासीन विलयन का पीएच मान कौन सा है। दोस्तों याद रखिएगा, कोई विलयन का पीएच मान 0 से 7 के बीच में हो तो अम्लीय कहलाता है। उसके बाद में 7 से यदि 14 के बीच में हो तो क्षारीय कहलाता है और केवल 7 या 7 के बराबर हो तो उस विलयन का पीएच मान उदासीन कहलाता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सवाल भी मैट्रिक एग्जाम 2013 के साथ साथ 2015 में पूछा जा चुका है। अगला सवाल क्वेश्चन 20 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। पहला ऑप्शन HCl, NaOH, K2SO4, NH4OH। तो याद रखिएगा, कोई भी ऐसा तत्व हो जिसके साथ में OH मिल जाता है तो OH को हम लोग हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, जो एक प्रकार का क्षार है। यदि ऑप्शन ए में देखिएगा तो दिया गया HCl, जो एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो ये हमारा तो अम्ल मिल गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, लवण चाहिए। तो ये अम्ल मिल गया, जिस कारण पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में OH लगा हुआ है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी एक प्रकार का क्षार होता है। NH4OH ये भी एक प्रकार का क्षार होता है, लेकिन हमें चाहिए लवण। तो K2SO4 जिसे हम लोग पोटेशियम सल्फेट के नाम से जानते हैं और यह एक प्रकार का लवण है। मैट्रिक एग्जाम 2015 के साथ साथ 2020 में भी सवाल पूछा गया था और आपके भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। तो K2SO4 यहाँ पे एक साधारण लवण हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि हमारे शरीर में पीएच परास कितने के बीच में कार्य करता है। मैट्रिक एग्जाम 2014, 18 और 19 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखिएगा, हमारे शरीर में जो पीएच परास है वो 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में कार्य करता है। अगला सवाल क्वेश्चन 22 कहता है कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है। तो है दोस्तों, बेकिंग पाउडर का जो अनुसूत्र होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो सोडियम का सांकेतिक चिन्ह Na, हाइड्रोजन का H होता है और कार्बोनेट का होता है CO3। तो NaHCO3 ऑप्शन सी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, यानी NaHCO3 होगा। उसके बाद में अगला सवाल इसमें 23 कहता है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण है। ये चारों लवणों में से सबसे ज़्यादा प्रबल लवण जो है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन NaCl, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, BaSO4 बेरिलियम सल्फेट, डी में दिया गया LiCl यानी लिथियम क्लोरीन, यानी ठीक है। तो ये चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे प्रबल लवण पूछा गया है। तो NaCl एक प्रबल लवण होता है जो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र भी होता है। अगला सवाल कहता है दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन, जिसे हम लोग टूथपेस्ट कहते हैं, ये प्रायः होता है। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन 24 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि दांत को साफ करने वाले जितने भी दंतमंजन यानी टूथपेस्ट होते हैं वो लवण युक्त होते हैं, जिसमें लवण मुक्त होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। ये भी क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम 2019 और 20 में पूछा गया था और आपके भी एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला सवाल 25 कहता है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है, यानी मनुष्य में जो वृक्क एक तंत्र पाया जाता है, इसका संबंध किससे होता है। पोषण से होता है, श्वसन से होता है, उत्सर्जन से होता है या परिवहन से होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मनुष्य में वृक्क के द्वारा पेशाब करना, जिसे मूत्राशय कहते हैं, या यूरिया, यूरिक अम्ल, एमिनो अम्ल का उत्सर्जन होता है। तो मनुष्य में वृक्क का कार्य क्या रहेगा, उत्सर्जन करना, इसीलिए इसका संबंध भी किससे रहेगा, तो उत्सर्जन से रहेगा। ये भी मैट्रिक एग्जाम 2013 में और 20 में भी सवाल पूछा गया था। अगला सवाल कहता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ये दोस्तों, स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक है वो क्या क्या है। मैट्रिक एग्जाम 2013, 19, 21 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफिल भी है और सूर्य का प्रकाश भी है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद में अगला सवाल इसमें 27 को देखिए कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैट्रिक एग्जाम 2013-21 में पूछा गया क्वेश्चन कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। याद रखिएगा, मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है और क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो हरा होता है।
और यहाँ पे क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा दिखाई पड़ता है, ये भी आप सभी को याद रखना है। अगला सवाल क्वेश्चन 28 करता है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, यानी मनुष्य में पाए जाने वाले प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन से होते हैं? रक्त यानी खून होते हैं, श्वेत ग्रंथि होते हैं, वृक्क होते हैं या अग्नाशय होते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने जाना कि मनुष्य में उत्सर्जन के लिए जो उत्तरदायी अंग होते हैं वो वृक्क होते हैं, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, वृक्क। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 29 को देखिए कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? पहला ऑप्शन में दिया गया है स्पर्शक के द्वारा, कुटपाद के द्वारा, जीव के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो भोजन को घेर कर खाद्य धानी में ले जाता है और उसमें उपस्थित एंजाइम भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में करते हैं और अनपचा भोजन अमीबा के त्वचा के सतह से चिपक जाता है और पुनः बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार अमीबा भोजन को पचाने का कार्य या किसी भी भोजन को पकड़ने का जो काम करता है वो कूटपाद के द्वारा करता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ये तमाम के तमाम ऑब्जेक्टिव याद रखना है। मैट्रिक एग्जाम 2019-20 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, तो कूटपाद के द्वारा। और अमीबा में पोषण क्रिया किसके द्वारा होता है, तो भी हो जाएगा कूटपाद के द्वारा। अगला सवाल इसमें 30 करता है निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? याद रखिएगा, मलेरिया परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम है, लिशमैनिया है, प्रोटोजोआ है या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, मलेरिया परजीवी जो है ना ये प्लाज्मोडियम है। मैट्रिक एग्जाम 2019 में सवाल पूछा गया था और उस समय में ये लग रहा था कि शायद ये न्यू क्वेश्चन है, क्योंकि मलेरिया परजीवी वाला पहला क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आया था, लेकिन अभी भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि मलेरिया परजीवी क्या है, तो प्लाज्मोडियम है। अगला सवाल AW वाला देख लीजिए कि किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें गमन करती है। पहला ऑप्शन सीधी रेखा में, वक्र रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को मालूम होगा कि ये हमारा वीडियो का अंतिम क्वेश्चन SW में रहता है, जिसका जवाब आप सभी को जाकर वीडियो के कमेंट बॉक्स में करना होगा। तो जल्दी से जाइए, अपने नाम के द्वारा इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कर सकते हैं। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेकर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। सभी सेट का PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के साथ वेबसाइट questionforexam.com पे विजिट कीजिए। वहाँ पे 10वीं कक्षा का बेहतर से बेहतर तैयारी भी आप कर सकते हैं। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप तमाम छात्र एवं छात्राओं को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।